हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एड्रेस किया था और हमने बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस अगर आपको चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। और वो क्या करना है आप सबको पता है। अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, और सो दैट आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको नोटिफिकेशन उसकी आ जाए। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कल मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है। तो यहां पे जो है वो जीरोज का कॉन्सेप्ट है और वो सब आपको पता है कि क्या होता है। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y इक्वल टू 0। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो इसके जीरोज कहलाते हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अगर अल्फा और बीटा क्या हो, जीरोज हो, तो y इक्वल टू जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का a, तो यहाँ पर a ही रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से हम ये देखेंगे कि अगर क्या हो, एग्जाम्पल एक होगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन और फाइंड क्या, जीरोज। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा और फाइंड क्या करना होगा, जीरोज। ये आप जानते हैं, फैक्टराइज करके कर सकते हैं। जैसे अगर कोई fx दे दे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, और इसका जीरोज पूछे, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और ये बन जाएगा। तो किसके लिए, ये जो हमारा fx है जिसको हम y भी बोलते हैं, तो किस वैल्यू के लिए y 0 होगा, तो एक बार ये 0 हो सकता है, एक बार ये, तो y इज 0 फॉर x इक्वल टू क्या, 2,3। तो ये क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब एक एग्जांपल और, इफ जीरोज गिवन और फाइंड क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। तो जरा देखते हैं क्या होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इसी एग्जांपल को अगर मैं रिपीट करूं, इसी एग्जांपल को अगर मैं क्या करूं, रिपीट करूं, और अगर मैं बोलूं कि इफ जीरोज ऑफ quadratic polynomial slash expression are 2 and 3, find that expression। तो उस एक्सप्रेशन को निकालो जिसके जीरोज क्या है, 2,3 है। ठीक है, तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कर देते हैं। ये कल भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम, यानी कि 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 प्रोडक्ट। क्या ये सही है, तो आंसर है हाँ, ये सही तो है, बट ये कंप्लीट नहीं है। ये क्यों कंप्लीट नहीं है, उसका रीजन हम आपको देते हैं। यहां से हमको इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, तो यहां से y इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स। तो जरा देखो, यहां पर यही तो दिया था हमको, और इसका हमने जीरोज क्या निकाला था, 2,3। अब 2,3 दिया है तो हमने उसका पॉलिनोमियल ही निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ठीक है,
इसको नोट कर लेना। अब एक मजेदार चीज है, देखो अब अगर मैं क्या करूं, तुमसे एक क्वेश्चन दूसरा पूछूं, इफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये जो y इक्वल टू है, तुमको क्या दिख रहा है, 3 सब में कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बनेगा, और यहां से जब तुम 3 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा। अब यहां से जीरोज क्या होगा, तो y जीरो होगा जिसके लिए, तो y जीरो किसके लिए होगा, 2 के लिए होगा, और साथ में किसके लिए होगा, 3 के लिए होगा। तो x का वो दो वैल्यू जिसके लिए y जीरो हो जाए, वो जो दो x के वैल्यू है वो कौन कौन है, 2,3 है, ठीक है। तो यहां से इसके भी जीरोज क्या हुए, यही हुए कि नहीं, और इसके पहले मैंने ये वाला दिया था। तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इसका जीरोज क्या है, ये है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज भी क्या है, ये है। अब जब जीरोज हमको दिया है यहां पर 2,3, तो आंसर ये वाला होगा कि आंसर ये वाला होगा। तो बच्चे कहते हैं सर ये दोनों सेम ही तो है, ये सेम नहीं है। तो अब फंक्शन में आपने पढ़ा होगा जिसका डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाए और सेम एक्स के लिए सेम वाई दे, वही जो है सेम फंक्शन होता है। अगर तुम यहां पर x जीरो पुट करो तो y मिलेगा 6, और यहां पे अगर तुम x जीरो पुट करो तो y क्या मिलेगा, 18। तो दोनों का पॉइंट अलग अलग होगा कि नहीं, ग्राफ पर ये क्या देगा 0,6 और ये क्या देगा 0,18। तो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल सेम नहीं है, लेकिन दोनों का जीरोज क्या है, सेम है। तो मजेदार बात क्या है कि अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये जो है वो यही बन जा रहा है। अब अगर यहां पर मैं 3 नहीं दे करके अगर मैं 10 दिया होता तो यहां पर ये क्या होता, 50 होता, और यहां पर ये क्या होता, 60 होता। तब यहां पर मैं क्या कॉमन ले लिया होता, 10, लेकिन जीरोज सेम ही रहता। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जीरोज गिवन है 2,3, तो यहां से ये जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा वो हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो, या हो सकता है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो, या 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा तब तो ये होगा हमारा जीरोज। लेकिन अगर जीरोज दे दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ ले तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और तीनों में से कोई भी सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी इसको सॉल्व करना होता है तो इसका बढ़िया तरीका क्या है कि y इक्वल टू जो दो जीरोज दिया है उससे 2 फैक्टर तो बना ही लो, साथ में यहां पर k लगा दो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहां पर k 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, कुछ भी हो सकता है, सबका जीरो ही होगा। तो यहां से इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि हम k का अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे उसका जब जीरोज दिया होता था तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखते थे। यहां हम k नहीं लगाते थे क्योंकि लगा भी दिए तो इधर तो 0 ही होना है, लेकिन यहां तो हम इक्वल टू 0 नहीं होता है पॉलिनोमियल में। तो कई बार जब हमको 10th में क्वेश्चन मिलता था कि रूट्स या जीरोज गिवन होता था और हमको इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनाना होता था तो कहीं पे k दिखता था, कहीं पे k नहीं दिखता था। तो यही है कि जब आपको पॉलिनोमियल बनाने को बोले तो k मार्केट में आएगा, और अगर इक्वेशन बनाने को बोले तो इक्वल टू 0 करना है तो इसके की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको जीरोज दे दे तो पॉलिनोमियल बनाने आना चाहिए, पॉलिनोमियल दे दे तो जीरोज बनाने आना चाहिए। k का क्या रोल है मैंने ये भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और ग्राफ की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा,
तो ग्राफ जो इसका होता है वो क्या होता है, ग्राफ जो इसका होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक अपवर्ड या फिर पैराबोलिक डाउनवर्ड। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, पैराबोलिक ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब ये या तो अपवर्ड होगा या फिर ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसका जो पीक होगा, इसके पीक का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैं इसको पॉइंट पी का नाम दे दूं, जो इसका पीक होगा, तो अगला क्वेश्चन ये अराइज होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा। तो सबसे पहले इसके हम पीक को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पीक होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहीं से डिसाइड होगा कि इसमें y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और यहां पर y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर मान लो इसका जो भी, पहले इसका कोऑर्डिनेट को चलो क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमको पता है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, सॉरी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो y इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे तुम इसको, सबसे पहले तो a को कॉमन ले लो, तो ये x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा। अब 10th क्लास में सिखाया गया है x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, इसको 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो मैंने पहले ही 2 लिख लिया और a की जगह पे क्या है x, तो 2 इंटू एक्स, तो यहां पर b बाई ए बच गया और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो अब 2ab, b का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है फॉर्मूले में, तो a² प्लस 2ab, तो प्लस b² चाहिए कि नहीं चाहिए, तो b² क्या हो जाएगा, b² अपॉन 4a²। अब इसको ऐड किए हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, यस और नो। और आखिरी में क्या है, प्लस c बाई ए है, तो ये तो रहेगा। समझ में आया क्या, तो अब आगे a, अब यहां से लेकर के ये क्या हो गया, x प्लस b बाई ए, सॉरी b बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। समझ में आया, तो ये क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। अब आपको रेंज निकालने आता है, तो x पर ही तो रेंज डिपेंड करेगा कि x का क्या वैल्यू लें कि y सबसे छोटा हो और x का क्या वैल्यू लें कि y सबसे बड़ा हो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और यहां पर डोमेन क्या है, यहां पर अगर मैं डोमेन की बात करूं तो वो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो। तो कुछ भी लो तुम x का वैल्यू, ये परफेक्ट स्क्वायर जो है इसका सबसे छोटा वैल्यू जब होगा तब y सबसे छोटा मिलेगा, और जब इसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा तो y सबसे बड़ा मिलेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, तो इस पे डिपेंड करेगा। और परफेक्ट स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, तो ये सबसे जब छोटा देगा तब y मिनिमम मिलेगा। तो y मिनिमम कब होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि x प्लस बी बाई 2 ये क्या हो जाए, 0। तो y मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2। एक तो ये बात हो गई, तो x जब माइनस बी बाई 2 लेंगे तो y मिनिमम मिलेगा, और वो y मिनिमम होगा क्या, और वो y मिनिमम होगा क्या, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो जब ये 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, जरा देखो ये b है कि नहीं है, ठीक है, ये b है कि नहीं है, और उसके बाद इस a से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये तो पूरा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो y को मिनिमम करने के चक्कर में ये तो 0 हो चुका है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस डी, क्योंकि यहां पर माइनस है और ये d है, तो माइनस डी, और साथ में a है और नीचे 4a² है,
तो अपॉन में क्या हो जाएगा 4a। तो y मिनिमम क्या हो गया -b/4a। कब? जब x क्या दे दे -b/2a। तो जब ये अपवर्ड ग्राफ देगा, अच्छा अगर ये a पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो y मिनिमम होगा। तो y मिनिमम होगा कब? जब a क्या हो पॉजिटिव हो। और अगर a नेगेटिव हो गया, अगर a नेगेटिव हो गया तो यही जो है वो मैक्सिमम का काम करेगा। तो मिनिमम या मैक्सिमम दोनों ये इसी पे होगा, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम। ये डिपेंड किस पे करेगा? तो मिनिमम कब होगा? जब a क्या हो पॉजिटिव हो, और मैक्सिमम कब होगा? जब a क्या हो नेगेटिव हो। क्योंकि जब a नेगेटिव होगा तो ग्राफ ये होगा, तो y का सबसे बड़ा वैल्यू ये होगा। तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b/2a, -b/4a। सेम इसका भी कोऑर्डिनेट -b/2a, -b/4a। समझ आया कि नहीं? तो ये हमको कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालना था, हमने निकाल लिया। तो अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि रेंज ऑफ y क्या होगा, तो रेंज ऑफ y जो होगा वो दोनों केस में अलग अलग होगा। रेंज ऑफ y जो होगा वो दोनों केस में अलग अलग होगा। यहां पर क्या होगा जरा देखो, यहां से y शुरू होगा और कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यानी कि -b/4a से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा कौन? y। और यहां पर ये जो होगा ये क्या होगा? मिनिमम ऑफ y हो जाएगा। वहीं अगर क्या हो जाए, ये कब होता है? जब a ग्रेटर देन 0 हो। वहीं जब a क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक डाउनवर्ड ग्राफ होता है। इसमें ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा y का। y अब नीचे की तरफ ही मिलेगा, इसके ऊपर कोई y नहीं मिलने वाला। तो यहां से जो है रेंज ऑफ y क्या होगा? रेंज ऑफ y क्या होगा? तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू -इनफाइनाइट से -d/4a। ठीक है, अब ये जो होगा ये क्या होगा? मैक्स ऑफ y। समझ में आया कि नहीं? तो मैक्सिमम ऑफ y। तो एक में मिनिमम कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, और एक में जो है वो मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होगा और मैक्सिमम क्या होगा? फाइनाइट होगा। वो डिपेंड किस पर करेगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पे। रेंज जो होगा y का उसमें एक फाइनाइट होगा और एक इनफाइनाइट होगा, दोनों ही केस में। जैसे यहां पर लोअर फाइनाइट है, अपर इनफाइनाइट है, यहां पर लोअर इनफाइनाइट है और अपर क्या है? फाइनाइट है। तो ये दो बेसिक ग्राफ हैं और ये इसके पीक के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और इस पीक के कोऑर्डिनेट से हमने यहाँ रेंज निकाल लिया। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी हमने बनाया इसमें मजेदार बात क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ रियल इमेजिनरी जीरोज, ये तुमको दिमाग में रखना है कि यहां पर रूट्स इसके जो जीरोज हैं इसके वो रियल है कि इमेजिनरी है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रियल हो जीरोज या इमेजिनरी हो जीरोज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर केस में जो है वो यही रहेगा रेंज, चाहे वो d पॉजिटिव हो, चाहे वो d नेगेटिव हो, चाहे वो d क्या हो? 0 हो। तो ये हमने अभी तक क्या देखा? इसका रेंज देखा। अब हम इसको थोड़ा और क्लासिफाई करेंगे और इसके बाद जो है हम इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां से तो मैंने आपको इसका रेंज बताया। तो अब इसके ग्राफ को जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर a पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। तो अगर सपोज करो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है और तुमको पता है a नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम सबसे पहले केस 1 बनाएंगे a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0, इसमें 3 सब केस बनेगा। सब केस 1, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? ग्रेटर देन 0। तो जब a पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ बनेगा कैसा? अपवर्ड बनेगा। तो इस अपवर्ड में 3 सब केस बनेगा। एक बार
अपवर्ड में डी पॉजिटिव, एक बार अपवर्ड में डी जीरो और एक बार अपवर्ड में डी नेगेटिव। तीनों केस को जरा स्टडी करते हैं। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो कितने रियल रूट होंगे? इसके 2 रियल रूट होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? रियल रूट्स कितने? 2, और दोनों के दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसके 2 रियल रूट होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा? 2 जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? एक्स एक्सिस। तो ये जो 2 जगह पे कट करेगा, एक इसका अल्फा 0 हो जाएगा और एक इसका बीटा हो जाएगा। और ये जो पीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट यही रहने वाला है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो रेंज इसका अभी भी यही रहने वाला है, -b/4a से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब यहां पे अगर मैं बात करूं y की, तो y पॉजिटिव भी हो सकता है, y 0 भी हो सकता है और y नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में y जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मान लो y इक्वल टू है ये, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है, यानी ग्राफ इसका कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम देखो तो b² - 4ac यानी कि +4 आएगा और वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 4 आएगा, b² 1 - 4ac 49 7। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 7 आ गया पॉजिटिव, यानी कि 2 रियल रूट होंगे और वो दोनों रियल रूट कौन होंगे? एक अल्फा और एक बीटा। और अगर तुम देखो तो एक तुम्हारा जो है वो हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा -3 और दूसरा हो जाएगा 4। ठीक है, देखो -3 को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। 9 + 3 12 -4 को कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो अब अगर मैं पूछूं कि y पॉजिटिव कब होगा, तो यहां से तुम देख करके बता सकते हो कि y पॉजिटिव कब होगा? जब x क्या हो? या तो इधर हो या तो इधर हो। क्योंकि इसके इधर एक ग्राफ x के ऊपर है, तो y पॉजिटिव कब होता है? जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर हो। और y नेगेटिव कब होता है? जब ग्राफ x एक्सिस के नीचे हो। तो -∞ से -3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। अगर मैं पूछूं कि y नेगेटिव कब होगा, तो कब होगा? ये -3 और 4 के बीच में। और अगर मैं पूछूं कि y 0 कब होगा, अगर मैं पूछूं कि y 0 कब होगा, तो तुम देख सकते हो y 0 कब होगा? 0 इसमें होगा, यानी कि -3,4। तो इस ग्राफ से तुम ये तीनों भी चीजें कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और यहां पे अगर तुमसे रेंज पूछ लिया जाता, यहां पे अगर तुमसे रेंज पूछ लिया जाता कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, तो तुमको पता है कि यहां पर ये वाला जो होगा, ये सबसे छोटा वैल्यू होगा y का, तो y मिनिमम एग्जिस्ट करेगा यहां पर। और वो क्या होता है? -d/4a, और d हमने क्या निकाला था? 7, तो -7/4। तो रेंज क्या हो जाएगा यहां पर? रेंज ऑफ y -7/4 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। और अगर कोई पूछे कि रेंज तो इसका -7/4 से इनफाइनाइट हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का, कब होगा? तो एट ये y मिनिमम कब होगा? तो एट x = -b/2a, यानी कि b हमारा क्या है? -1, तो -b क्या हो जाएगा? +1 और अपॉन 2a यानी कि 1/2। तो जब x तुम क्या लोगे? 1/2 लोगे, तब y का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -7/4। यानी कि ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 1/2 होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो -7/4 होगा। समझ में आया? तो इस तरह से तुमने सबकेस 1 को डिस्कस किया। अब अगर सबकेस 2 की बात की जाए, तो सबकेस 2 में क्या होगा? d = 0 कर देंगे। जैसे d = 0 किया तो क्या होगा? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इस केस में ये जो है वो x एक्सिस को टच करेगा। इसमें मैंने y एक्सिस ड्रॉ नहीं किया क्योंकि अल्फा और बीटा का साइन अपने को नहीं पता। अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो y इधर होगा
दोनों नेगेटिव हुआ तो y इधर होगा, और जैसे इस केस में था एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो y कहीं पे इधर होगा, बीच में भी हो सकता है। तो y से अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हुआ तो टू रियल और इक्वल रूट, यानी कि दो एक ही जगह पे कट करेगा। कहां पे कट करेगा? जहां पे अल्फा और बीटा क्या हो जाए, दोनों आपस में इक्वल हो जाए। और यहां पे तुमको पता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a से -d/4a। समझ में आया? और इस केस में अल्फा और बीटा जो आपस में इक्वल होगा, ये तो x का वैल्यू होता है ना, और वो क्या होगा -b/2a के इक्वल ही हो जाएगा। तो रूट्स जो क्या होगा उसका, जो इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल जीरोज होंगे, वो -b/2a के इक्वल हो जाएंगे। और क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो ये जीरो होगा कि नहीं होगा, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो -b/2a कॉमा क्या, सॉरी जीरो। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है जीरो होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो यहां अगर कोई रेंज पूछे तो यहां पर रेंज क्या होगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट। और ये y जीरो कब देगा, y जीरो कब देता है, अपने जीरो इसको देता है, -b/2a पे दे देगा। तो यहां पर y पॉजिटिव हो सकता है और y जीरो हो सकता है, y नेगेटिव नॉट पॉसिबल होगा, y नेगेटिव नॉट पॉसिबल होगा। तो जैसे यहां पर तो तीनों केस पॉसिबल था, पॉजिटिव भी, जीरो भी, नेगेटिव भी। लेकिन अगर किसी भी, यहां पर जो हमारा a है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमने केस 1 वही लिया है, और यहां भी हमारा a क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर a पॉजिटिव होने के साथ साथ b नेगेटिव हो जाए तो y के तीनों साइन पॉसिबल है। लेकिन अगर a पॉजिटिव के साथ b क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऑलरेडी मैंने लिखा ही हुआ है, उस केस में y पॉजिटिव तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं है? तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो तीसरा केस क्या है, b हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो यहां से आंसर क्या होगा, नो रियल रूट। यहां पर हम जीरो वर्ड को यूज करेंगे क्योंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। यहां पे हम जीरो यूज करेंगे, ठीक है। तो अब अगर b नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ तो अपवर्ड ही रहेगा, ग्राफ तो अपवर्ड ही रहेगा। तो x अब इसके नीचे से निकल जाएगा क्योंकि यहां पर कोई भी रियल रूट नहीं है, तो x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। लेकिन इसका जो पीक है इसका कोऑर्डिनेट वही रहेगा, -b/2a से -d/4a। समझा कि नहीं? रेंज हमारा यही रहेगा, रेंज इसका जो है वो क्या रहेगा, -d/4a से क्या, इनफाइनाइट। लेकिन यहां पर y ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव फॉर एनी रियल x। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के y को ऑलवेज पॉजिटिव रहना है तो उसको इस सब केस 3 को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर इस केस 1 का मैं एनालिसिस करूं तो इस केस 1 में सबसे इंपॉर्टेंट ये केस है। तो अब अगर मैं बात करूं तो केस 1 के मैंने 3 केस को डिस्कस किया, तो इस तीनों केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन था कि इफ y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। y अगर ऑलवेज पॉजिटिव है x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन a पॉजिटिव हो तो ग्राफ क्या अच्छा रहेगा, अपवर्ड रहेगा, एंड साथ में क्या, d क्या हो जाए, नेगेटिव। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आज के बाद अगर कहीं पे भी तुमको y को ऑलवेज पॉजिटिव करना हो तो उसके लिए तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव का सिर्फ यही एक केस होता है। तो अभी तक हमने टोटल 3 केस पढ़ा ए पॉजिटिव के साथ, अब 3 केस और पढ़ेंगे ए नेगेटिव के साथ। उससे पहले एक एग्जांपल देख लो। अगर कोई तुमसे पूछे कि रेंज ऑफ 5x - x² + 2 = y, इसका अगर तुमसे कोई रेंज पूछे तो तुम्हें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये मिनिमम से इनफाइनाइट जाएगा
कि मैक्सिमम से माइनस इनफाइनाइट आएगा, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा। तो इसको रीअरेंज करो, और रीअरेंज करोगे तो क्या लिखोगे, तुम इसको ऐसे लिखोगे, और यहाँ पर a बराबर -1 नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने का मतलब कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। तो जैसे इसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा वैसे ही रेंज ऑफ y क्या होगा, यहां से लेकर के और नीचे तक जाएगा, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4a। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² यानी कि 25 माइनस 4ac, तो 4ac प्लस 8, तो 25 प्लस 8 क्या, 33। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 33 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पर एक माइनस लग जाएगा, और अपॉन में क्या, 4 × -1। तो अगर तुम इसको देखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 33 अपॉन क्या, 4, 33 अपॉन क्या, 4। तो यानी कि इसका रेंज क्या हो जाएगा, -∞ से 33/4 हो जाएगा। समझ में आया क्या। अगर तुमसे कोई पूछे इसी क्वेश्चन में, इसी में अगर कोई पूछे कि इज y नेगेटिव फॉर एनी x, तो आंसर क्या होगा इसका, यस। आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसे केस में क्या करें, तो इसी के लिए भी मैंने बोला कि अब इस एग्जाम्पल को बनाने से पहले, हम इसके सारे केसेस को स्टडी कर लेंगे ताकि काम आसान हो जाएगा। तो अब हमारा जो है केस 2, क्या, जब a क्या हो जाए, नेगेटिव, तो यहां भी 3 सब केस बनेगा। सब केस 1, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी कि 2 रियल डिस्टिंक्ट जीरोस। अब इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड है, इसका ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड है, लेकिन एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, एक अल्फा और एक क्या, बीटा। पीक अगेन इसका क्या होगा, -b/2a, -b/4a। ठीक है, ये इसका पीक होगा। और यहां पे अगर y का रेंज पूछा जाए, तो -∞ से -d/4a हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे y नेगेटिव हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है। y पॉजिटिव हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। और y 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। जब अल्फा और बीटा के बीच में होगा x, तो y जो है वो x एक्सिस के ऊपर मिलेगा, यानी पॉजिटिव मिलेगा। अल्फा और बीटा पे क्या मिलेगा, y 0 मिलेगा। और अल्फा से छोटा या बीटा से बड़ा जब x लोगे तो y कहां मिलेगा, x के नीचे, यानी कि नेगेटिव। तो यहां पे भी y के तीनों वैल्यू पॉसिबल है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो जाए, तो तुमने देखा होगा केस 1 का भी जो सब केस 1 था वहां d पॉजिटिव था। तो जब d पॉजिटिव हो, चाहे a नेगेटिव हो चाहे a पॉजिटिव हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो y के तीनों वैल्यू पॉसिबल है। और आगे अब क्या होगा, तो सब केस 2, अगर d क्या हो जाए 0, लेकिन साथ में a तो नेगेटिव है ही, क्योंकि हमारा केस वही चल रहा है, तो ये तो डाउनवर्ड हो जाएगा और साथ में इसको टच करेगा सिर्फ। समझ आया कि नहीं। तो यहां पर रेंज क्या हो जाएगा, -∞ से 0, क्योंकि d 0 है तो -d/4a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर y जो है वो पॉजिटिव कभी होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो यहां पर y सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव और क्या, 0। ठीक है, रेंज वही रहेगा, -b/2a से लेकर के क्या, -∞ से 0, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो सेम ही रह जाएगा, क्या, -b/2a से लेके -d/4। एक ये रहेगा और y रहेगा। सब केस 3, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट केस इसमें भी, कि a तो नेगेटिव चल ही रहा है हमारा शुरू से ही, अगर इसके साथ d नेगेटिव हो जाए तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके नो रियल रूट होंगे। तो पीक जो इसका है यहां पर, इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं इसको नाम दे दूं p, तो इसका कोऑर्डिनेट तो अभी भी वही रहेगा, क्योंकि हर केस में कोऑर्डिनेट तो यही रहने वाला है। लेकिन
अब यहाँ पे अगर मैं रेंज पूछूं, रेंज भी हमारा वही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई 4 है। लेकिन मजेदार बात क्या है, y इज ऑलवेज निगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू r। तो जब a पॉजिटिव था और उसमें जब d नेगेटिव हुआ था तो ये ऑलवेज पॉजिटिव था, और यहां पे a नेगेटिव में जब d नेगेटिव हुआ तो ये क्या हो गया, ऑलवेज नेगेटिव हो गया। तो अगर d नेगेटिव हो यहां या फिर यहां, उस केस में क्या होता है, y या तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा या तो ऑलवेज नेगेटिव देगा, डिपेंड ऑन क्या, a। तो यहां पर ये तीन केस है, तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। अगर इसको मैं एक साथ लिख दूं, अगर मैं इस सबको समराइज कर दूं ताकि आपको याद रहे, तो इसको एक साथ अगर मैं समराइज कर दूं तो क्या बनेगा, ये तीन ग्राफ अपवर्ड के होंगे, एक में कट करेगा, एक में टच करेगा और एक में कुछ भी नहीं करेगा। अब ये तीनों में ही A पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पर क्योंकि दो बार कट किया है तो D पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर अपवर्ड है तो A पॉजिटिव रहेगा ही, और साथ में D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर अपवर्ड है तो A तो पॉजिटिव रहेगा ही, साथ में क्योंकि नो रियल रूट है तो D क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर A नेगेटिव हुआ और साथ में D पॉजिटिव हो गया, A नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, और दो जगह कट करेगा क्योंकि D पॉजिटिव है, और टच करके कब निकल जाएगा ये एक्स एक्सिस को, कब, जब A नेगेटिव हो, डाउनवर्ड है तो A तो नेगेटिव रहेगा ही, साथ में D क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और अगर एक्स एक्सिस को टच ही ना करे तो डाउनवर्ड है तो A तो नेगेटिव रहेगा ही, अब यहाँ पर D भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो मैंने स्टार लगाया, स्टार के ऊपर भी और स्टार के नीचे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब A पॉजिटिव के साथ D नेगेटिव हो, यानी कि ऑलवेज वर्ड जो यूज होता है वो हमेशा D नेगेटिव के साथ होता है, एक बार पॉजिटिव के लिए एक बार नेगेटिव के लिए। तो इसको ध्यान रखना है, जो पीक होगा ऑल ग्राफ, सारे के सारे ग्राफ में जो पीक होगा उसका कोऑर्डिनेट ये रहेगा, और जो रेंज, ये रहेगा कोऑर्डिनेट उसका, और जो रेंज होगा वो माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई 4a और माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट। ये कब, जब A नेगेटिव हो, ये कब, जब A पॉजिटिव। तो 6 के 6 कंडीशन को मैं एक जगह कंपाइल करके आपको क्या कर दिया, समराइज करके दे दिया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के क्या थे, एनालिसिस ऑफ ग्राफ थे, एनालिसिस ऑफ ग्राफ थे। तो अब आपको ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप इसके क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं एक। हमको गिवन क्या है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10, और बोला है कि इफ y इज ऑलवेज नेगेटिव देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो अगर y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा तो बताओ कि k का वैल्यू क्या होगा। तो अब आप उस 6 कंडीशन को याद कीजिए, दिमाग में ग्राफ बनना चाहिए। ऑलवेज नेगेटिव सिर्फ तब होता है, ऑलवेज नेगेटिव केस। ये कौन सा केस था, जब A नेगेटिव था और साथ में D भी क्या था, नेगेटिव था। ये वाला वो केस था जिसमें y क्या हो रहा था, ऑलवेज नेगेटिव हो रहा था। तो इसको अप्लाई करेंगे यहां, तो यहां पर a का जगह पे क्या है, k, तो k तो नेगेटिव होना चाहिए,
पहली कंडीशन तो यही लग गई हमारी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अब दूसरा क्या, डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, जरा निकालो तो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और इसको भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां से इसको ब्रेक करूंगा मैं, तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 40k, इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो के स्क्वायर माइनस 38k प्लस 1 लेस देन 0। अब ये कब नेगेटिव होगा, ये कब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। या तो इसको फैक्टराइज कर सकते थे, बट ये फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा होगा ये। तो इसके दो वैल्यू जो होंगे, एक होगा अल्फा और एक क्या होगा, बीटा, क्योंकि यहां पर ए क्या है 1 और ग्राफ इसका क्या होगा, अपवर्ड। तो हमको एक नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव अल्फा और बीटा के बीच में है कि नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट होंगे, अगर इसके दो रूट में ले लो अल्फा कॉमा बीटा, तो यहां पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव कब देगा, जब के क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। अल्फा और बीटा पे 0 दे देगा तो अपने को 0 नहीं चाहिए, ठीक है। अभी अल्फा और बीटा क्या होगा, तो सीधे धनाचार्य लगा दो। तो सीधे धनाचार्य के हिसाब से यहां पर के का वैल्यू क्या होगा, 38 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन में क्या 2a। तो इसी में से जो प्लस साइन वाला होगा वो अल्फा होगा और जो माइनस साइन वाला होगा बीटा होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ा ऐसा आएगा जहां से तो इजीली फैक्टराइज कर सको, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे ही रहने दे, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो k इक्वल टू क्या होगा, 38 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 30 माइनस 38 स्क्वायर को प्लस 38 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 38 प्लस 2 यानी कि 40 और 38 माइनस 2 यानी कि क्या, 36, ठीक है, और अपॉन में क्या 2। तो यहां से k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 प्लस माइनस, यहां से तो 6 हो जाएगा ये, और यहां से 4 बाहर आएगा तो इंटू 2 और रूट में क्या 10 और अपॉन में क्या 2। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 19 प्लस माइनस 6 रूट 10। ये k की दो वैल्यू है, एक हमारा कहां पर आएगा, यहां पे आएगा, और यहां पर क्या आएगा हमारा नेगेटिव छोटा वाला यानी कि 19 माइनस 6 रूट 10, और यहां पर क्या आएगा 19 प्लस 6 रूट 10। तो y जो है हमारा इधर पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव और इसमें क्या है, पॉजिटिव है। अपने को क्या चाहिए, y का मतलब k, y का मतलब क्या k, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक किसमें है, k में है। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव चाहिए था, और जब डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव किया तो हमको k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और ये नेगेटिव कब होगा, फॉर k इक्वल टू क्या, जब इन दोनों के बीच में होगा, तो 19 माइनस 6 रूट 10 कॉमा 19 प्लस 6 रूट 10। यहां पे तुम अगर चाहो तो ऑलवेज नेगेटिव बोला है, अगर बोला कि ऑलवेज नेगेटिव और 0, अगर 0 बोलता तो हम यहां पर क्या लगाते, इक्वालिटी लगाते, क्या लगाते, इक्वालिटी लगाते, बट 0 नहीं बोला है तो इसीलिए यहां पे हम यहां पे कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है ऑलवेज नेगेटिव या ऑलवेज पॉजिटिव पे, और इसमें कोई के लेमडा अल्फा कुछ भी दे देगा और उसके वैल्यू निकालेगा। तो दो कंडीशन होगी, लेकिन क्या ये आंसर सही है, तो हमने तो निकाल लिया, बट क्या ये आंसर सही है, ये मैं अगर सबसे पूछूं तो ये तुमको ऑप्शन में होगा, ये तुम्हारे ऑप्शन में होगा, और तुम इसको देखते इस पर टिक लगाओगे और आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो मजेदार बात यह है कि जब तुम इस पर टिक लगाओगे, क्योंकि के जब इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। भूल गए तुम केस 1, के पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अब ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग जो दोनों को सेटिस्फाई करे, के तो हम पॉजिटिव ले ही नहीं सकते, तो यूजिंग 1 एंड 2 फाइनली हमारा के क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या ये नेगेटिव है, पहले तो ये चेक करना होगा तुमको, क्या ये नेगेटिव है।
तो 6√10 क्या नेगेटिव होता है? बताओ। तो हाँ होता है, 6√10 नेगेटिव होता है। अब ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, तब तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 19 - 6√10, 0। तो मैं ये कह रहा था कि क्या ये जो है ये 19 से बड़ा होगा तभी तो ये नेगेटिव आएगा। तो अगर आया तो आंसर ये होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो 6√10 जो है वो लेस देन 19 है। ये बस 19 के आसपास होगा, लेकिन 19 से ये छोटा होगा। तो अब अगर तुम नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो 0 यहां होगा और इसके पास में होगा 19 - 6√10 और यहां होगा 19 + 6√10। तो ये कंप्लीट सीरीज जो है वो क्या आ गया? ये पॉजिटिव का आ गया, लेकिन के तो नेगेटिव लेना था। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? यूजिंग 1 and 2 k = 5, यानी कि नो वैल्यू ऑफ के। तो के का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ऑलवेज क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। अगर मान लो ये आता -10 - 5, तो वहां से लेके 0 तक को हम आंसर कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से और भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम थोड़ा रूट्स, एनालिसिस ऑफ रूट्स देखेंगे। और एनालिसिस ऑफ रूट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई एडवांस में बहुत क्वेश्चन उससे आते हैं, जेईई मेन में भी आते हैं। तो लास्ट अगला लेक्चर जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक का, जो पार्ट 3 होगा इस सीरीज का, वो लास्ट होगा क्वाड्रेटिक का। उसमें हम एनालिसिस ऑफ रूट्स थोड़ा देखेंगे और फिर जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कोई भी तकलीफ आया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम उसको कंसीडर करेंगे, रिप्लाई करेंगे। जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अग्रवाल क्लासेस के, ताकि आपको आगे और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर से बाहर नहीं निकलें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।